मैं नीतू गुप्ता, आज की हम क्लास ले रहे हैं न्यूमरोलॉजी पर टॉपिक चलेगा अभी कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। जो हमारा त्योहार है हम मनाने जा रहे हैं, अभी कुछ दिनों में आने वाला है, 30 को है शायद, है ना, 30 अगस्त को है। उस पे भी वो है कि 2 दिन में आ रहा है, कोई कह रहा है कि 30 को है, कोई कह रहा है 31 को है। उसमें भी अभी हाँ भद्रा तिथि जो आ जाती है उसकी वजह से 2 डेज में ये पूर्णिमा आ रही है, तो 2 दिन ये त्योहार मनाया जाएगा। तो क्यों मनाते हैं हम रक्षाबंधन, जो रक्षा सूत्र हम अपने भाइयों को बांधते हैं, इसके पीछे कुछ तो होगा ना। उस दिन क्यों उसी दिन को ही मनाते हैं हम, आगे या पीछे क्यों नहीं, हर बार पूर्णिमा पे ही आता है, जो श्रावण मास की है ना। तो कोई आप में से जानता हो? ये आपकी बॉडी का सिस्टम है। चिंता ना करें, सबके क्वेश्चन लेंगे आज में, कल कोई बोल रहा है या किसी का ना माइक शायद ऑन हो गया है? जो मिथ है, जो एक गलत धारणा बनाना चाहिए, नहीं पहले से। सर आप ना म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जिसको आंसर देना ना वही बोले, फिर ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा सारा। किसी को भी नहीं पता है कि क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन? नहीं मैम, किसी को कोई नहीं आइडिया नहीं। आइडिया। आप मनाते तो है ना सभी रक्षाबंधन? हाँ हाँ, मनाते सेलिब्रेट हैं तो मैम। हाँ सभी करते हैं। तो मैं अच्छा, तो मैं बताती हूँ फिर, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा अपने वही पुराने, हमारे वेद पुराण, वहां से ही शुरू होता है ना ये रक्षाबंधन। जो सब हमारे जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी होती है। जब हम उस स्टोरी को सुनेंगे तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं। आपको पता है पहले देवता और राक्षसों में युद्ध, जो असुर थे उनमें युद्ध होता ही रहा है, वर्षों से होता रहा है। कभी असुर जीतते हैं तो कभी देवता जीत जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से बहुत सदियों पुराण, हमारे भविष्य पुराण में लिखा है कि जब असुर और दैत्यों का युद्ध हो रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था, प्रतीक हो रहा था कि इस बार ना असुर जीत जाएंगे, क्योंकि देवता बहुत बार हारते हैं असुरों से, जी आपने देखा होगा सीरियल्स में। तो इस बार कौन जीतेगा, उनको था कि इस बार असुर जीतेंगे। पर दूसरे दिन होता क्या, देवता जीत जाते हैं। असुरों को बहुत हैरानी होती है कि हम कैसे हार गए। अब वो कहाँ जाएंगे, अपने गुरु के पास जो शुक्राचार्य जी हैं। वो गए शुक्राचार्य जी के पास, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ जी, देवता कैसे जीत गए। तब वो अंतर्यामी होते थे, आंखें बंद करते थे, उन्हें सब दिखता था, है ना। तो उनके देव ने, जो शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने बताया कि उनके गुरु, देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति देव, उन्होंने इंद्र, जो राजा था वहां का देवताओं का, ठीक है, आगे वही इंद्र ही होते थे, इंद्र को बताया कि अपनी पत्नी शुचि थी उनका नाम, उनसे आप एक धागा, उन्होंने मंत्र बताया या कोई डे बताया, पर्टिकुलर मुहूर्त पर वो धागा, एक रक्षा सूत्र आप अपनी पत्नी से बंधवा लो, फिर आप युद्ध में जाना, आप जीत जाओगे। तो इंद्र ने वैसे ही किया, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर मुहूर्त पर वो रक्षा सूत्र जो था बंधवाया अपने हाथ में, और युद्ध पे गए। और वही रिजल्ट क्या मिलना ही था फिर, क्योंकि उनके गुरु ने उनको बताया था, उन्होंने उनका कहना मानना था, तो वो जीत गए युद्ध। अब असुर जो थे वो बेचारे सोच में पड़ गए, वो अपने गुरु के पास से पूछते हैं कि अब हम कैसे जीते, वो जीत गया, हमें भी जीतना है। तो उन्होंने बोला इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1 साल। वेट क्यों? क्योंकि जिस दिन इंद्र ने धागा वो बंधवाया था, उस दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा। समझ में आया? श्रावण मास की पूर्णिमा थी, उन्होंने धागा बंधाया और जीत गए। ठीक है, सूत्र में इतनी ताकत थी। जो हम रक्षाबंधन करते हैं, इसमें इतनी ताकत होती है, पर हमें लॉजिक नहीं पता पीछे का। तो असुरों को क्या करना पड़ा, 1 साल का वेट। ठीक है, 1 साल वेट करना पड़ेगा असुरों को। तो अब क्या करें, 1 साल के बाद फिर से वो दिन आने वाला था। तब उनके जो युद्ध लड़ते हैं, उनके भी नायक होते हैं ना, आगे जो बड़े होते हैं जिन्होंने युद्ध लड़ना है, तो उनके युद्ध लड़ने वाले जो थे वो थे राजा बलि। राजा बलि जो थे उनके सेना नायक बने। जब जब उन्होंने युद्ध लड़ा तो देवता, क्या सबको पता है ये स्टोरी, कि देवता हार गए। इंद्र का जो सभा थी, राज्यसभा थी, जो भी था इंद्र की सभा, स्वर्ग जो था, सब पर किसका अधिकार हो गया, असुरों का। देवता तो बेचारे शुकते ही फिरे हैं, शुरू से वो भागे, फिर से विष्णु जी की शरण में गए, उनको बताया कि इस तरह से असुर जीत गए हैं, अब हमारी रक्षा करो।
तो उनको बेचारे विष्णु जी जो कि पालन करता है, ये तो सबको पता है कि पालन करते हैं, पूरी हमारा जो पालन करता है वो विष्णु जी हैं। तो उन्होंने क्या किया, वामन अवतार लिया तब। आप स्टोरी को आप लिंक करते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने वामन अवतार लिया, और जब वामन अवतार लिया तो वो कहाँ गए थे, राजा बलि तब एक वो कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे कोई, ठीक है। तो वो यज्ञ कर रहे थे, जब जो यज्ञ खत्म हो रहा था तब वो उनको पता था कि अब जे दान देंगे, क्योंकि वो एक अच्छे दानवीर थे कि वो दान देंगे। तो राजा के पास गए और वहां पे भिक्षा मीन्स भिक्षा ही मांगेंगे। ब्राह्मण अवतार में उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षा दीजिए। तो राजा तो वचनबद्ध थे, जितने भी थे वहां पे ब्राह्मण, उन्होंने पहले ही कहा था कि जगह से जब मैं उठूंगा तो मैं दान करूंगा। तो उन्होंने ब्राह्मण देव ने मांगा क्या, उन्होंने बोला कि मुझे मेरी इच्छा अनुसार, क्या मांगा था आपको भी पता होगा, 3 पग धरती, 3 पैर, क्योंकि ब्राह्मण थे वो छोटे से थे, बच्चे के रूप में गए थे विष्णु जी। 3 पैर धरती कितनी होती, बहुत छोटी सी होती। तो राजा बलि हंसने लगे कि इतनी छोटी सी धरती आप लेकर क्या करेंगे, आप मेरा बड़ा राज्य ले लें। पर ब्राह्मण जो बने थे उनको तो पता था कि मुझे क्या चाहिए। उन्होंने बोला मुझे 3 पैर धरती ही चाहिए, ठीक है। तो वो 3 पैर धरती जब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, पहले सिर्फ मुंह से बोलते थे पहले लोग, ठीक है, कोई कागज पत्तर नहीं। उन्होंने कहा ठीक है आप ले लो ब्राह्मण देवता। तो उन्होंने 3 पग में क्या किया, पूरी धरती पूरा मतलब जहां तक भी राज्य था, धरती स्वर्ग सारा का सारा 2 पग में ही उन्होंने कवर कर लिया। अब 1 पैर फिर बच गया। अब राजा ने तो बोला था कि 3 पग धरती ले लो, तो उन्होंने पूछा तीसरा पग अब मैं कहाँ रखूं, तीसरा पैर। तो राजा बलि बहुत दानवीर थे। राजा बलि जो थे ना, जो प्रहलाद नहीं थे, प्रहलाद राक्षस थे, उन्हीं के पुत्र थे। राक्षसों में आते हैं पर बड़े दानवीर और स्पिरिचुअल पर्सन थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप मेरे सर पे रख लो। उन्होंने सिर अपना झुका दिया नीचे, और वामन अवतार जो विष्णु रूप में थे उनको कहा कि आप मेरे सिर पे तीसरा पैर रख लो। तो विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इतना अच्छा दानवीर पर्सन था। तो वो भी फंस गए वहां पे, और वो बोलते मैं बहुत खुश हूँ, आप मुझसे वरदान मांगिए। अब राजा बलि ने कहा आप मुझे क्या क्या मांगा था राजा बलि ने, कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे द्वारपाल बनकर। अब विष्णु जी ने वरदान दे दिया था, तो वो क्या बन के उनके द्वारपाल, और पाताल लोक में कहीं पे उनको जगह मिली थी, ठीक है। उनको कोई राज्य दिया था, पूरा राज्य, और साथ में उसके वो बन के द्वारपाल। ठीक, जहां तक समझ में आ रही था, मैं अकेली बोले जा रही हूँ, ठीक है। वो द्वारपाल बन गए। अब माता लक्ष्मी जो ऊपर थी वो चिंता में हो गई कि विष्णु जी कहाँ चले गए। तो वहां पे तब आए नारद जी। नारद जी ने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, वो तो द्वारपाल बन गए, अब तो वो नहीं आ सकते। तो उन्होंने पूछा सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन में उन्होंने यही बताया कि पर्टिकुलर डे में आप रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधिए, जिसको हम राखी बोलते हैं, रक्षा सूत्र बांधिए, और अपने पति को जब वो आपको कुछ देने लगे तो आप अपने पति को मांग लीजिए। तो माँ लक्ष्मी तब गई थी साधारण स्त्री में, तो उन्होंने राजा बलि को धागा बांधा था। जब वो सूत्र उन्होंने बांधा कि आज मैंने आपको राखी, जिसको हम आजकल बोलते हैं, बांधा है मैंने, तो उन्होंने बोला मांगिए आप कुछ। तो उन्होंने बोला मेरे पति जो आपके द्वारपाल है मुझे दे दीजिए। तो वो भी राजा बलि को उनको देना पड़ा। मैं कि इतनी पावर थी उस धागे में कि वो अपने पति को वापस ले गई स्वर्ग, माता लक्ष्मी, ठीक है। ये तो हो गई कि चलो देवता और असुरों की बातें। अब आपने सुना होगा रानी थी एक पद्मावती, पद्मावती शायद पद्मावती, हो सकता है मैं गलत ना हूं। तो उन्होंने हाँ ये रक्षा सूत्र जो था भेजा था मुस्लिम हुमायूं को, ठीक है, रक्षा के लिए। जब उनको जरूरत पड़ी, युद्ध हुआ तो किले को घेर लिया सबने, तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी कि उनकी सुरक्षा करे। तब से ये रक्षाबंधन जो है हमारे समय, अगर हम अपने देखें धरती पर, तब से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। और ये होता ही हर बार श्रावण मास की पूर्णिमा को है। अब श्रावण मास की पूर्णिमा को ऐसा क्या है कि ये इसी दिन ही हम ये रक्षा सूत्र बांधते हैं, और राखी जो है हर साल सेलिब्रेट करते हैं। किसी को पता है इस दिन कुछ तो पावर होती है इस डे में, जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, सभी अपने भाइयों को बहनों को बांध। नहीं पता किसी को भी? चलो मैं बताती हूँ उस दिन क्या होता है। आप सबको पता है यूनिवर्स है, एनर्जी है, ये सब मानते हैं,
भाई कोई बोल भी तुझे अच्छा लगेगा, ऐसे मैं अकेली बोलती रहूंगी? हाँ या ना, कुछ तो कर दीजिए। जी मैम जी। हाँ, तो वहां पे एनर्जी होती है ना, यूनिवर्स में सबको पता है कि एनर्जी ही वर्क करती है। तो उसी यूनिवर्स में क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी जो होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। तो रक्षा सूत्र हम क्यों बांधते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। कि युद्ध में जब कोई, पहले तो युद्ध में कोई भी जाता था, तब से जब प्रथा चल पड़ी थी, युद्ध जीतने के लिए रानी या तो खुद या फिर पुरोहित से सूत्र जो था राजा को बंधवाती थी, शुरू से ही, है ना। जब प्रचलन चल पड़ा आजकल भी। और आप याद करो, जब रक्षाबंधन आता है, हम मोली जो थ्रेड लाते हैं बाजार से, 7 रंग का, वो हम किस किस को बांधते हैं? सिर्फ भाई को नहीं, हम अपनी तिजोरी को बांधते हैं, हमारे घर में जो औजार है वहां पे बांधते हैं, मेन डोर पे भी हम बांधते हैं ना। हमारे इष्ट देव जो भी हमारे मूर्तियां जो घर में, हम उनको भी थ्रेड बांधते हैं। क्या आप सब बांधते हैं उनको थ्रेड? सिर्फ भगवान की मूर्तियों को बांधते हैं मैम। हाँ, तो मैं तो मानती हूँ अपने लॉकर को भी, पहले हम वो धागा सबसे पहले लॉकर को भी लगाते हैं। और मैं तो कैंची जो होती है, सीजर होती है, उसको भी लगाती हूँ। ये नहीं पता क्यों लगाते हैं, पर शुरू से ही लगाते आए हैं। तो मेरे को आदत है कि हम 4-5 धागे लेते हैं, भगवान की मूर्ति को लगाते हैं, एक मेन डोर पे लगाते हैं, एक हम लॉकर पे लगाते हैं। क्योंकि उस दिन होता क्या है ना, एनर्जी होती है यूनिवर्स में, और हमें उसको, आपको अगर नहीं पता तो आप करना, मोली लेनी है सिंपल। तो आपने वही, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनिफेस्ट करना है कि जितनी भी प्रोटेक्शन एनर्जी इसको यूनिवर्स में अबंडेंस में है, उस दिन अबंडेंस में एनर्जी है, क्योंकि एक तो फुल मून है। तो आप उस थ्रेड में इतनी पावर है कि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी ना आए, उससे प्रोटेक्शन हो। आपके घर में मनी बनी रहे, उसकी प्रोटेक्शन हो, है ना। तिजोरी को बांधता है, आप अपने इष्ट देव को धागा बांधते हैं ताकि वो आपकी पूरा साल रक्षा करे, है ना। फिर आने वाले साल पे आप वो धागा जो है वो चेंज कर देते हो, है ना। इस तरह से प्रोटेक्शन के अपने भाई को आप बांधते हैं, उसके बाद हम अपने भाइयों को बांधते हैं ताकि आपका रिलेशन जो है एक अच्छा रहे, भाई आपको प्रोटेक्शन देते रहे। ये धागा हम खुद अपनी कलाई पे भी बांधती हैं। आप पता नहीं बांधते हैं कि नहीं, अपनी कलाई पे भी हम बांधते हैं कि हमारी भी प्रोटेक्शन हो, हम पूरा साल उस धागे को बांध के रखते हैं एज ए प्रोटेक्शन। तो ये था रक्षाबंधन का इस बार। तो ये स्टोरी थी कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी अभी पता चला थोड़े दिनों में, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको भी कुछ ऐसा पता हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं, इससे नॉलेज बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको दी, आप भी हमें दे सकते हैं, कुछ आपको पता हो रक्षाबंधन पे करने के लिए तो। मैम इस साल जो रक्षाबंधन है वो 30 तारीख को जैसे पूर्णिमा है, हाँ, लेकिन भद्रा का कुछ 15 वीडियोस आ है रहे तो। हैं तो। हाँ, मुहूर्त इस बार क्या है ना, मैंने भी देखा कि रात को है, जो वेडनेसडे है ना, उस दिन रात को। मैं, मेरे पास एक पोस्ट भी है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। तो रात को 9:30 के बाद है ये रक्षाबंधन का मुहूर्त। पर अभी देखो, उस दिन हम फास्ट रखते हैं, तो रात को तो अच्छा नहीं होता ना, तो हम सुबह थर्सडे को मॉर्निंग चढ़ते, जैसे सूर्य चढ़ता है उसके साथ हम ये रक्षाबंधन मनाएंगे, मीन्स 31 को, थर्सडे को। तो कई थर्टी होते हैं। फर्स्ट को मनाएंगे। हाँ, हमने तो 31 को ही करना है, क्योंकि सुबह सुबह नहा के फ्रेश होके पूजा करके तो रक्षाबंधन का हम मनाएंगे। पर जो एक्चुअल में है तो वो कई लोग रात को भी करेंगे, 9:30 बजे। मुहूर्त जो देखते हैं, जो नहीं मानते हैं, वो उनके लिए सारा दिन है। चले, ये तो रक्षाबंधन का हो गया। मेरे को था कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो आए हैं उनके साथ शेयर हो गया। चलो, न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी अब, जिसके लिए मेन आप आए हैं। तो न्यूमरोलॉजी, अभी मैं ज्यादा भूमिका नहीं लूंगी, ना ही आपका समय लूंगी, सिर्फ टॉपिक पे आ जाऊंगी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी है क्या, वो एक नंबरों की साइंस है। ये तो आपको भी पता है कि नंबर्स हैं 1 to 9। तो साइंस मीन्स कि इन पे बार बार जब रिसर्च होती है और सेम रिजल्ट मिलते हैं, वो नंबर सेम रिजल्ट बार बार देता है, तो साइंस है। ठीक है, इनके पीछे कोई लॉजिक होता है कि ये नंबर आया है तो ऐसा होगा। तो ये है नंबरों की साइंस, नंबरों को जानना। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में होता क्या है, नंबर्स होते हैं 1 to 9। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं बर्थ और डेस्टिनी नंबर कल समझाऊंगी, आज मैं सिर्फ नंबरों का थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी कि आपको एस्टिमेट हो जाएगा कि नंबर क्या होते हैं और उनकी पावर क्या होती है। ठीक है,
नंबर 1 जैसे कि हम इनको प्लैनेट्स के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। हर एक प्लैनेट को एक नंबर असाइन किया गया है, या नंबर को एक प्लैनेट, ठीक है। तो इस तरह से समझ लीजिए, नंबर 1 जो है वो सन है, नंबर 2 जो है वो मून है, नंबर 3 यूपिटर का है, नंबर 4 राहु का है, नंबर 5 मरकरी का, नंबर 6 वीनस, नंबर 7 जो है केतु है, नंबर 8 सैटर्न है, नंबर 9 मार्स मंगल। ठीक है, ये मैं इसलिए फास्ट किया कि आपको सबको ही पता है कि नंबर के साथ कौन कौन से प्लेनेट है, तो मैंने इसको धीरे धीरे इसलिए नहीं किया। तो सभी नंबरों को एक एक जो प्लेनेट है वो दिया गया। क्यों दिया गया वो एक एक प्लेनेट? ताकि उन नंबरों से हम उनके ट्रेड्स को समझ सके कि जो प्लेनेट में क्वालिटी है वही उस नंबर में देखने को मिलेगी। जैसे कि नंबर 1 क्या है? सन है। सूर्य आपको जैसे पता है कि सभी प्लैनेट्स का राजा है ना, सभी प्लैनेट्स का राजा है। तो राजा क्या करता है बताइए मुझे, कुछ तो थोड़ा सा आप भी वो करिए। भैया आप सब बड़े खूबसूरत हैं सामने आ जाइए थोड़ा सा, फिर मुझे बताइए, अच्छा लगेगा फिर इंटरेक्ट करना। डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग होता है मैम, अच्छा, राजा। और हाँ हाँ, और क्या ऐसे लीडरशिप राजा क्या होता है? हाँ, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी जी, और कंट्रोल, अथॉरिटी, जी जी, और पावर, पावर मैम, पावर शक्ति, हाँ, पावर है, शक्ति है। भी सूर्य है, आप सूर्य को देखो या फिर राजा को। जब एक राजा है तो उसके पास क्या है? धन दौलत, तो नेम फेम तो है ही, तभी वो राजा है। क्योंकि जैसे कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जैसे मोदी जी हैं, तो सब भी पूरा जितने भी हैं हम सभी के हैं, तो हम सब उनको जानते हैं क्योंकि उनकी एक नेम फेम। पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो कि राजा के पास क्या है? नेम एंड फेम, ठीक है। नेम एंड फेम है उनके पास, और क्या है? नेम फेम है तो कॉन्फिडेंस भी है। अपनी बात वो देखा कितने कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी एक इसकी क्वालिटी ट्रेट में आ गया। लीडरशिप क्वालिटी तो है ही, तभी वो लीडर बने हैं, है ना। दूसरा, उनके अंदर ज्यादा पावर मैनेजमेंट की होती है, कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर लेते हैं राजा जो, ठीक है। सन है वो भी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, क्योंकि सूर्य को देखिए, तब समय पे आता है समय पे जाता है। उसको ऐसा नहीं है कि मैं आज आधा घंटा लेट चला जाता हूँ, जब मैं आज नहीं आता हूँ, है ना। ऐसे अगर करेगा तो फिर सारा जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा? खराब। तो वो पूरे डिसिप्लिन होते हैं, उनको अपना काम जो है समय पे करना है, ठीक है। समय पे अपना कार्य करेंगे। अब लीडर है तो डोमिनेट तो करेंगे, अगर वो डोमिनेट नहीं करेंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे पूरी पब्लिक को जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है? तो डोमिनेट होना भी जरूरी है। अगर लीडरशिप है तो डोमिनेशन भी चाहिए, ठीक है। और बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। नंबर 1 वालों की एक बहुत अच्छा ट्रेट है, वो कहते हैं कि मैं जहां खड़ा हूं ना, वहीं से लाइन शुरू हो जाए, मैं जो कहता हूँ वही सब करे, है ना। ऑर्डर, ऑर्डर बहुत अच्छा जे देते हैं, पर ऑर्डर को फॉलो बहुत कम करते हैं। किसी का जे ऑर्डर लेना इनको पसंद नहीं होता। केयरिंग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केयरिंग नहीं होते, ध्यान रखते हैं अपने नीचे जो इनके साथ वर्कर काम करते हैं उनका, ये पूरा केयर भी करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके अंदर। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में वो तो चलो, जब मैं डेट ऑफ बर्थ लूंगी तो, नहीं तो आप सबको भी पता होगा कि डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है या नहीं। अब नंबर 1 किसी का बेसिक नंबर जो होता है वो हमारा डीडी होता है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ। जो दिन, जिस दिन को हम पैदा हुए वो हमारा बेसिक नंबर होता है, ठीक है। और जो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम प्लस कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, वो हमारा डेस्टिनी होता है। जैसे आशा मैम न्यू थे, वो बोल रहे थे नंबर का थोड़ा पता है। क्या मैम आपको बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालने आता है? क्योंकि अगर आपको बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालने नहीं आएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। मैं बोलूंगी जब बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, आ, बेसिक नंबर आ, वो पता है ना आपको? आ रहा ठीक है। है, आपकी डेट, यस यस, हाँ, आपकी डेट किस दिन आप पैदा हुए? मैं ऐसे ओरली बता 21 जून, 21 21 जून। जून। तो 21 हाँ मीन्स तो 2+1 करोगे तो आपका हाँ, बेसिक नंबर 3 हुआ, 3। है ना। और जब यस पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप टोटल कर लोगे, वो आपका 6 डेस्टिनी नंबर हुआ, ठीक है। मेरा डीएन, 6 हो रहा है, 90 हाँ, 90 डीएन डी, 68 है। हाँ। तो जब यस, सभी को टोटल प्लस कर लोगे, ऐसे 2+1 प्लस जून है ना हाँ आपका,
6 आ जाएगा, हाँ 1 + 9 प्लस, ऐसे सबको टोटल हाँ करोगे, जो नंबर सिंगल डिजिट में आएगा वो आपका डेस्टिनी होगा। अगर डेस्टिनी नंबर वन, यस जैसे कि किसी का सम करते हैं जबकि 1 आता है टोटल, जैसे कि हम हे राम। 1 लेंगे, 10 लेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम 19 1 + 9 को करेंगे, तो ना- 2 2 वाला + आ 8 गया को क्या वापस? करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका यस टोटल Chinese 1 वाला आ गया होगा, वन वापस? वो क्या हो जाएगा टोटल बेसिक 1 नंबर। हाँ, वो यस जिसका नहीं, वो लगा बेसिक नंबर 1 आएगा, ये क्या नेपाली? म्यूट कर लीजिए प्लीज सर आप, 2345 को आएगा। 20,000 रुपये महीना देते हैं। सौरभ सर तो म्यूट कर नेपाल से लीजिए। बुलाया तो वो तो 20,000 रुपये देने पड़ेंगे कम से कम। चलो ठीक है, तो बेसिक नंबर में अगर आपका 1 आ जाता है तो क्या होगा, जो सन के मैंने ट्रेड बताए हैं अभी, वो क्लियरली विजिबल होंगे। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 1 आ गया तो ये ट्रेड्स उसको क्लियरली विजिबल होंगे, ठीक है, अच्छे से दिखेंगे। जो मैंने सन के ट्रेड बोले, डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज्ड है, डोमिनेटिंग है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो जो देखने में मिलती हैं उस पर से। इसी तरह से अगर किसी के डेस्टिनी में 1 आ जाता है, टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है, तो वो क्या होगा, उस पे बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल, सबसे ज्यादा असर जो दिखाएगा 1 अपना, वो डेस्टिनी में दिखाएगा। बेसिक में उतना ज्यादा आपको इफेक्ट जो 1 का है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, ऐसे नहीं समझना कि हमें न्यूमरोलॉजी आती है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि बेसिक में कितना इम्पैक्ट 1 का मिलता है, क्योंकि ये सारे ट्रेड्स अभी 1 मंथ से भी आ सकता है ना, मंथ इसके ईयर में भी आ सकता है, तो क्या तब भी 1 के सेम ट्रेड मिलेंगे। पॉइंट ये देखने वाला है कि 1 की जो क्लियरली विजिबल ट्रेड है वो बेसिक पे मिलेंगे, अगर बीच में आता है तब भी, अगर सिंगल टाइम आएगा तो थोड़ा बहुत इसके साथ 1 के साथ मैच करेगा, बट डेस्टिनी में जो मैंने ट्रेड्स बोले वो क्लियरली विजिबल है। ये था नंबर 1। किसी को अगर इसमें नंबर 1 में डाउट है तो फिर मैं बता के आगे चलती हूँ नंबर 2 पे, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी है ना, इसमें नंबर ही समझने, अगर नंबर अच्छे से समझ में आ गए ना तो पूरी न्यूमरोलॉजी आपको 50% तो आपकी इधर ही हो जाएगी, अगर नंबर समझ गए। मैम आगे आगे ही 2 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। अभी आ जाता है नंबर 2, जैसे कि वो किसका नंबर है, मून का। मून को हमने रिलेशनशिप, जैसे कि सन को हमने रिलेशनशिप देखे अपने घर में तो फादर से जोड़ा है, इसी तरह से मून जो है वो मदर है। मदर है तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होंगी, सबसे पहले वो इमोशनल। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि नंबर 2 क्या है, मूड है, और साथ में उसमें क्वालिटी जो है वो क्या है, इमोशंस, ठीक है। सबसे पहले तो इमोशंस आएंगे, ठीक है, सोचेंगी बहुत वो। दूसरा 10 मिनट्स, ठीक है, इमोशंस, और साथ में ना, हाँ सेंसिटिव तो होती ही होती है मदर, है ना, अट्रैक्शन बहुत होती है। 2 नंबर में अट्रैक्शन भी होती है, जो देखना आपकी अट्रैक्शन कैसी होती है कि किसी जैसे कि अब फिल्म स्टार है, जहाँ कोई हीरोइन है, आप देखना नंबर 2 जिनमें हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जरूरी नहीं कि बाहर से देखने से वो ब्यूटीफुल होते हैं, उनमें कोई ऐसी अट्रैक्शन होती है कि हम खुद ब खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। दूसरा सेंटिमेंटल बहुत होती है जी, नंबर 2 इजिली हर्ट हो जाती है क्योंकि इमोशनल है, दिल से सोचती हैं, केयरिंग है, तो इजिली हर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनको क्या चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस जो नंबर 1 में है वो नंबर 2 में नहीं होता। अब इनको क्या चाहिए, रेगुलर पुश, इनको किसी ना किसी की नीड होती है डिसीजन लेने में, ठीक है, कोई कार्य शुरू करना है, स्टार्टअप करना है, तब भी इनको कोई पुश चाहिए जो इनको सपोर्ट करे, कि इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ये नंबर 2 वाले अपनी इमेज कॉन्शियस बहुत होते हैं, अपनी इमेज इनको अच्छी चाहिए कि मेरी अच्छी इमेज हो, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे वस्त्र पहनने हैं ना, तो ये सब चीजों का भी नंबर 2 बहुत ध्यान करते हैं। नंबर 2 जो है केयरिंग है, थोड़ा सा नर्चर मीन्स देखभाल, जैसे कि अपनी फैमिली की मदर केयर करती है ना, तो ये सारी क्वालिटीज जो नंबर 2 में आती है। ये क्रिएटिविटी का भी नंबर है, क्रिएटिंग जो नंबर 2 जिनमें ज्यादा, जैसे कि बेसिक है या डेस्टिनी है, तो देखा गया है कि क्रिएटिविटी बहुत होती है इनके अंदर। अगर जो कुछ भी काम करेंगे ना, ऐसे हम भी डेली में काम करते हैं पर सजा कर नहीं करेंगे, तो जो बहुत सजा कर क्रिएटिव तरीके से अगर खाना भी देंगे तो बहुत अच्छे से प्लेट में सर्व करेंगे, मीन्स कि इनके अंदर नेचुरली ये चीजें होती हैं, ठीक है। अटेंशन सीकर्स तो ये होते ही हैं, ओवर लव, ठीक है,
लव या ड्रामा जैसे करते हैं ना, जो अटेंशन को सीख करते हैं, तो कई बार क्या तब ज्यादा इमोशनल होके बताते हैं कि बहुत ऐसे सीन क्रिएट कर देते हैं कि सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना। अट्रैक्शन तो इनका मीन्स कि आप कहते हो कि इनके अंदर इनबिल्ट है कि किस तरह से चीजों को हमने या लोगों को हमने अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये था, और साथ में ये गुड होस्ट भी होती है, बहुत अच्छी होस्ट होती है। अगर कोई इनके घर चला जाता है तो काफी देख चाय वगैरह या जो भी सर्व करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, अच्छी होस्टिंग करते हैं नंबर 2 वाले। तो ये थी सारे इनके नंबर 2 के ट्रेड्स कि नंबर 2 वाले कैसे होते हैं। ये बाद में देखा जाए कि नंबर 2 ज्यादा बार है या नंबर 2 मिस है, तो ये थोड़ा आगे कंसेप्ट आ जाएगा। अभी हम जनरल नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि नंबर 2 कैसा होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। अब नंबर 3 को अंडरस्टैंड करना है तो आपको जाना पड़ेगा अपने स्कूल टाइम पे, जब हम छोटे थे, ठीक है, जहाँ आप टीचिंग करते हैं। तो टीचर को देखेंगे हम, टीचर जब क्लास में आते थे, ठीक है, टीचर जब क्लास में आते थे तो क्या होता था, सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते थे, मीन्स रिस्पेक्ट, है ना, वेलकम करते थे, उनका रिस्पेक्ट देते थे। तो रिस्पेक्ट इसका क्या आ गया, नंबर 3 रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं। जब वो क्लास में आते हैं तो एक डिसिप्लिन मेड करते हैं, तो डिसिप्लिन जो है वो भी किसकी ट्रेट्स आ गया, नंबर 3 का, क्योंकि वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। टीचर क्या कर, अभी मैं क्या कर रही हूँ, नॉलेज को शेयर कर रही हूँ, तो ये किसका काम है, नंबर 3 का, ठीक है। तो नंबर 3 नॉलेजेबल पर्सन होते हैं और वो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है ज्ञान लेना या फिर ज्ञान देना, ये दोनों ही कार्य वो करते हैं। इसलिए ये क्या हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एडवाइजर होते हैं, काउंसलर होते हैं। तो इनके लिए नॉलेज जो है ज्यादा, मतलब मनी से ज्यादा जी जो है नॉलेज को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि नॉलेज इनके लिए बहुत जरूरी है। जो बुक्स पढ़ना इनको बहुत पसंद होता है नंबर 3 वालों को, ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। अब क्लास में आए हैं तो मैनेज किया ना पूरी क्लास को, तो मैनेजमेंट स्किल भी इनके अंदर आ गई। स्किल्ड तो जी है ही, क्योंकि कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई इन्होंने टीचिंग, कुछ ना कोई अपने जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वहां पे मास्टरी करी हुई है ना। तो नॉलेजेबल पर्सन आ गए, रिस्पेक्ट हो गई, कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, तभी तो क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। विजडम है, लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, क्योंकि पूरी क्लास को इन्होंने लीड करना होता है। तो लीडरशिप क्वालिटी भी नंबर 3 के अंदर देखी जाती है। ये इनकी एक क्वालिटी है डिसीजन लेना, तो डिसीजन बहुत अच्छा ले पाते हैं। और जिसको डिसीजन की जरूरत है, लोगों को अच्छी एडवाइस भी ये करते हैं। तो एडवाइस देना भी इनका काम है नंबर 3 वालों का। दूसरा, ये न्यायप्रिय भी होते हैं, तो आप इसके ये ट्रेड में भी लिख सकते हैं कि न्याय जो है वो भी इनका नंबर 3 के अंदर आता है। पहले टाइम पे तो जैसे कि वो होते थे ना, पुरोहित या फिर राजगुरु, जैसे राजा वगैरह होते थे, उनके उन्होंने अपने एडवाइजर रखे होते थे। तो क्यों क्यों रखते थे, क्योंकि जी अच्छे सलाह देते हैं। और नंबर 3 वाले सच में ही बहुत अच्छी सलाह देते हैं, जब जरूरत हो अगर हम इनसे लेते हैं। अगर किसी का जैसे कि बेसिक 3 है, डेट ऑफ बर्थ में 3 है, जैसे कि डे 3 को उनके बर्थ हुई है, 30 को बर्थ हुआ है, उनका 21 को हुआ है, किसी भी है ना, तो वो 3 आएगा जब हम उनको प्लस टोटल करेंगे। तो हम 3 से ये भी जान सकते हैं कि ये पर्सन जो 3 नंबर वाला, बेसिक 3 वाला, अपने पेरेंट से, ठीक है, पेरेंट से ज्यादा अटैच्ड होगा या अपनी इन लॉज से ज्यादा अटैच होगा। मीन्स अपनी, अगर लड़का है तो अपनी वाइफ से, पत्नी है तो अपने ससुराल से या अपने पति से, ठीक है। तो ये भी नंबर हमें बताते हैं। अब किसी का बेसिक 3 है तो वो किससे अटैच हो, है किसी को पता, वो किसको प्रायोरिटी देगा नंबर 3, अपनी वाइफ को या अपनी मदर को। कई बार हो जाता है ना, घर में सिचुएशन आ जाती है सास बहू की लड़ाई में, तो नंबर 3 अगर कोई है पर्सन उसमें, तो वो किसकी साइड लेगा, अपनी वाइफ की साइड लेगा या अपनी मदर की साइड लेगा, ये भी देखा जाता है नंबर से। हाँ हाँ, जिसने न्यूमरोलॉजी की है वो बता सकते हैं इसको, कंसेप्ट को। मदर की लेंगे ना। हाँ, मदर की लेंगे वो, क्योंकि जो बेसिक 3 वाले हैं ना, ये भी अच्छा पॉइंट है, आप लिख ले, कई बार ना पॉइंट्स मिलते नहीं है, आप न्यूमरोलॉजी जितनी भी की हो तो पॉइंट्स नहीं मिलता। नंबर 3 जो बेसिक है वो अपनी मदर से, पेरेंट से ज्यादा अटैच होंगे,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी वाइफ की साइड नहीं लेंगे, बट उस समय जब सिचुएशन है तो वो जो साथ देंगे, जो अंदर दिल से भी वो किसी आपके अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से जो नंबर 3 किसी का डेस्टिनी में जब आ जाता है तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। नंबर 3 डेस्टिनी है जो, तो वो अपनी वाइफ की साइड पे ज्यादा जाएंगे, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, मीन की उनकी ज्यादा केयर करेंगे पेरेंट्स का। हो सकता है वो अपनी मदर और वाइफ की जब लड़ाई हो रही हो तो मदर को बोले मम्मा वो थक गई है, ऐसा नहीं करो आप उसको, मतलब अपनी वाइफ की किसी भी तरह से वो साइड लेंगे। तो ये कंसेप्ट जो है नंबर 3 में देखा जाता है कि वो किसको प्रायोरिटी देते हैं। अब नंबर 3 ना बेसिक है ना डेस्टिनी है, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। किसी का 31 को बर्थ हो सकता है, किसी का मंथ 3 हो सकता है, किसी ईयर में 3 आ सकता है ना, 3 कहीं से भी आ सकता है। जो बीच में 3 आता है, ना बेसिक है ना डेस्टिनी है, वो 3 क्या करेगा, वो किसकी साइड देगा, पेरेंट की या इसकी अपनी वाइफ की? वो न्यूट्रल रहेगा मैम। न्यूट्रल तो नहीं रहेगा बेचारा, वो फंस जाएगा। वो इधर से भी पत्नी को समझाएगा, उससे भी वो होता है ना बीच का फंस जाता है वो बेचारा, इधर भी जाएगा गाली खाएगा, मम्मा पास जाएगा, उधर से दोनों साइड से उसको डांट टपट पड़ेगी, उसको समझ में नहीं आएगा मैं किसकी साइड लूं, और वो बाहर चला जाएगा उसका तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो ये नंबर बड़े अमेजिंग होते हैं, अगर हम इनको समझेंगे ना अच्छे से तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा नंबर के क्या ट्रेट होते हैं, ठीक है। अभी हम लेते हैं नंबर 4 को। मीटिंग अगर एंटी हो जाएगी, अगर क्वेश्चन है किसी का कोई इसमें तो पूछ लो। 1 to 3 समझ में आ रहा है? 1 to 3 तक की पूछो। तो ऐसे करते हैं हाँ जी, मीटिंग फिर से ज्वाइन करो आप, पता क्या बंद हो जाएगी फिर मैं अभी करवाऊंगी नहीं 4। अब फिर से ज्वाइन करो, मैं ऑफ करती हूँ, फिर से ज्वाइन करो।